घनिष्ठ निष्ठा से प्रारंभ होती है। प्रेमचंद का कथाकार अनुभूति के स्तर पर मूलतः सामाजिक संदर्भों से जुड़ता है। ये संदर्भ व्यापक है। इस व्यापक फलक को अपनी रचना भूमि स्वीकारते हुए प्रेमचंद सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्ध प्रतिष्ठित नियति से चलकर मूल्यहीनता की अभिशप्त मानवीय स्थिति तक गए हैं। मोटे शब्दों में यह यात्रा आदर्श से यथार्थ। इस संपूर्ण कथा यात्रा में एक स्थिति प्रेमचंद की रचनाशीलता बार बार दोहराती है, वह है किसी न किसी निर्णायक स्थिति को वर्ण करने की प्रक्रिया। प्रेमचंद की संपूर्ण रचनाएं एक निश्चितता को जीती। देवस्थान रहस्य, असरारे माबिद से लेकर गोदान तक, शहजादी की कहानी से लेकर के कफन तक प्रेमचंद की इस विशिष्टता को हम देख सकते हैं। प्रेमचंद की रचनाओं में हम उन्हें सर आपकी आवाज ठीक है, ठीक आवाज है। नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही है, रही है? आ रही है। अनुभूति की प्रामाणिकता का आग्रह ही आज के संदर्भ में प्रासंगिकता या समकालीनता का तकाजा है। प्रासंगिकता वह मूल्य स्थिति है जिसके द्वारा समसामयिक युगबोध के निकट विचार, वस्तु या साहित्य की तात्कालिक उपादेयता निर्धारित की जाती है। प्रेमचंद की प्रासंगिकता को मापना प्रेमचंद की रचनाशीलता के बीच सीधी सच्ची डगर से गुजरना है। प्रेमचंद के आदर्शवादी कथा प्रयासों में भी जीवन है। जीवन की वह सूक्ष्मता है जिससे सांस की आहट आती है, परंतु एक स्वप्न परक प्रतिबद्धता भी है। ऐसा स्वप्न जिसके घेरे में बांधकर प्रेमचंद इंसान को इंसानियत से बांधना चाहते। प्रेमचंद का आदर्श देवत्व का आदर्श नहीं है, वह इंसानियत का संकल्पित आदर्श है। संकल्पित आदर्श परकता ने अधिकांशतः स्वाधीनता के प्रति भारतीय आत्मा की सचेतता को ही मुखर किया है। कुछ संदर्भ ग्राम्य और नागर जीवन के भी, वहां भी दावा मनुष्यता का ही है, परंतु क्रमशः प्रेमचंद की रचनात्मक संवेदनशीलता मूल्यहीनता के आत्यंतिक दबाव से घिरती गई है। इस यथार्थता ने भी को ही उजागर किया है, मगर यह समाज जिंदगी को त्रास और विडंबना के स्तर पर पहचानने और पाने वाला समाज है। इसकी अंतिमता पाठक को आईना दिखाती है। गोदान के अंतिम मोड़ पर होरी की मृत्यु के बाद टूटती हुई धनिया गोदान के लिए अपना संचित कोष धातु के कुछ पैसे धिक्कार से फेंकती। यहाँ हम भयंकर स्वार्थ संकुल अर्थ संस्कृति के घेराव में फंसी मानवीय चेतना के त्रासद संदर्भ को अर्थ मिलता हुआ देख सकते। प्रेमचंद का रचना सत्य द्वंद्व है। औसत आदमी की जिंदगी में गहराया उपनाया हुआ द्वंद्व और प्रेमचंद के कथा शिल्पी की विशिष्टता इस द्वंद्व को संपूर्णता समग्रता में संप्रेष्य बनाती है। प्रेमचंद में जिंदगी के हर पहलू की अंतरंगता गहराई है। इसका कारण मात्र यही है कि अपनी रचनाओं में वे नेपथ्य में नहीं रहते, वे मंच पर आते हैं, मगर निर्वैयक्तिकता की साक्षी प्रेमचंद के संदर्भ में जितनी निर्विवाद है उतनी किसी भी रचनाकार के संदर्भ में नहीं। प्रेमचंद के समय की निर्विकल्पता आज भी उसी स्थिति में है। प्रेमचंद के समय में युग चेतना जिन प्रश्नों का जवाब मांग रही थी, वे प्रश्न आज भी वहीं ठहरे हैं। इनका ठहराव इस सीमा तक निकट है कि आज प्रश्न को ही उत्तर मान लेने की व्यवस्था आ गई है। आज जो साहित्य लिखा जा रहा है वह इन प्रश्नों से उदासीन नहीं है, परंतु आज का साहित्य इन प्रश्नों के प्रति ऐसी विकट आक्रामक स्थिति में है, उत्तर घबरा करके कहीं गुम हो गए। आजादी की बात करते करते प्रेमचंद अपने रचनानुभवों के समानांतर वर्ग भेद और अर्थ भेद तक आए हैं और मुक्ति के प्रति घनीभूत उनकी आकांक्षा मुक्ति को मानवीय मुक्ति के स्तर पर अर्थवत्ता प्रदान करती है। धर्मी व्यक्तित्व
सृजन के क्षणों में जिन आयामों से गुजरते हैं वे सारे क्षण विचार उनमें बीत चुके होते हैं या बीत रहे होते हैं। इस सच्चाई के संदर्भ में प्रेमचंद पर हमारी पकड़ सही हो सकती है। प्रेमचंद की सृजन धर्मी चेतना उनके पूरे व्यक्तित्व को आत्मसात कर लेती। प्रेमचंद संपूर्ण होकर अपने सृजनात्मक क्षणों को जीते हैं। कथा में उभरे हुए सारे संदर्भ, सारे पात्र प्रेमचंद में से आर पार होकर के गुजरते हैं। इसीलिए प्रेमचंद का कृतित्व जिंदगी की उस सच्चाई को प्रस्तुत करता है कि अर्थवत्ता अक्षुण्ण है। प्रत्येक पात्र, चाहे वह असरारे माबिद की रामकली हो या गोदान की धनिया, जीवनानुभूत की प्रामाणिकता के संदर्भ में दोनों सार्थक है। प्रेमचंद की रचनाएं विशुद्ध भारतीयता को साकार करने वाली हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में संदर्भों को पकड़ते हैं। संदर्भों की महीन बुनावट में बंधा व्यक्ति यानी पात्र उनकी पकड़ में आता है, मगर प्रेमचंद उस पात्र की अंदरूनी अद्वितीयताओं में नहीं बैठते, बल्कि उसकी सहजता को उसके अपने से बाहर व्यक्त होने के क्षणों में आंकते हैं। प्रेमचंद का पात्र वह सामान्य व्यक्ति है जो आंसुओं में रोता है और प्रसन्न होकर हंसता है। आंसुओं में हंसने वाले, आनंद में विसूरने वाले की असामान्य पात्रता को प्रेमचंद, यह प्रेमचंद की विशिष्टता है। वो मानव मन के व्यक्त अपरिमित विस्तार तक गए, कुंठित गहराइयों तक नहीं गए। यही प्रेमचंद का सामर्थ्य है। इसी मूल्यवत्ता के कारण प्रेमचंद का कृतित्व साहित्य के इतिहास में वह हस्ताक्षर बन पाया है कि अपनी कालापेक्ष प्रतिष्ठा है। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि का कथा फलक, नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन के जीवंत परिदृश्य प्रेमचंद की तात्कालिकता में जितने सच थे उतने ही समकालीन अनुभव के सापेक्ष में भी। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि सच्चाइयां वहीं ठहरी हैं, वस्तुतः मानव नियत द्वंद्व की नियत है, और यही बोध गहरा कर प्रेमचंद की संवेदना को काल निरपेक्ष रचनात्मकता प्रदान कर। प्रेमचंद को हम सुधारवादी, आदर्शवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी कहने और सिद्ध करने का आग्रह लेकर प्रेमचंद के साथ हम न्याय नहीं। प्रेमचंद को अलग अलग कड़ियों में बांधना उनको समझना नहीं है। प्रेमचंद की रचना भूमि उनकी वह ईमानदार आंतरिकता है जिसमें व्यापक जीवनानुभूति का प्रत्येक स्पंदनशील क्षण मुक्त है। यही कारण है प्रेमचंद का सृष्टा जितना ईमानदार बुरी के प्रति है उतना ही राय साहब या खन्ना के प्रति। प्रेमचंद की निर्वैयक्तिक रचनात्मक निष्ठा जहां निर्ममता के अपने सही तर्क देती है, करुणा को संपूर्ण स्थिति भी प्रदान करती है, वह यह प्रेमचंद की सतर्कता नहीं है। न प्रेमचंद ऐसा साया जुटाने का प्रयत्न करते हैं कि सब कुछ ऐसी सहज क्रमिकता में उभरता है, विधाता द्वारा गढ़ी गई सृष्टि जैसा ही लगता है। अनुभव के स्तर पर प्रेमचंद का कथा सत्य, कथा व्यक्ति जिंदगी के हर मोड़, हर सतह, हर गहराई की पहचान कराता है। तो अभिव्यक्ति के स्तर पर वह शिल्पी भाषा को वह लोकतांत्रिक रूप प्रदान करता है, इसमें सहजता ही उसका सबसे बड़ा सौंदर्य है। समुचित अर्थवत्ता और संप्रेष्यता के लिए प्रेमचंद आग्रही होकर भाषा गढ़ते हुए नहीं लगते, जैसा कि हम अपने समकालीनों में देखते, बल्कि प्रेमचंद की सरल रचना धर्मिता संदर्भों को उनकी अपनी अपनी भाषिक सच्चाई सौंपती है, और यह बेबाक सादगी जिंदगी की रफ्तार में चमके हुए खुले हुए शब्दों की संगति कार कर। भाषा में की प्रतीक धर्मिता उपमान परकता की एक सादी कलात्मकता का अनुष्ठान करती। जेल नामक कहानी में शहीदों की अग्नियात्रा के संदर्भ में हम देख सकते हैं तो उन्होंने कहा कि दूर से यह चितावली ऐसी मालूम पड़ रही थी मानो देवता ने भारत का भाग्य मढ़ने के लिए भट्टियां जलाई। एक दूसरे उदाहरण है समर यात्रा नामक स्वाधीनता कथाओं में
वृद्धा नोहरी के अलौकिक आवेश के प्रति प्रेमचंद की जो मानधर्मिता है, ग्राम्य परिवेश का एक परिचित परिदृश्य उभरता है। नोहरी इस वक्त दोपहरी की धूप सी कांप रही। दोपहरी की धूप का नाचना आप लोगों ने देखा होगा। तो इस प्रकार शब्दों का भाषा के स्तर पर चुनाव एक सूधी ग्रामज चित्तता से गुजरता है, और इस क्रम में आपको अपाढ़, अंकुश जैसे सरल प्रयोग भी दिखाई पड़ जाएंगे। प्रेमचंद की अनुभूत्यात्मक सार्थकता और अभिव्यक्ति परक संपूर्णता आज के लेखक सही रचना दृष्टि देती है, और इस संदर्भ में समकालीनों का उत्तराधिकार प्रेमचंद के संदर्भ में सिद्ध हो सकता है। प्रासंगिकता का औचित्य हम इसी तरीके से प्रमाणित होता हुआ देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी। आपने बहुत सूत्रात्मक ढंग से और आज के लेखकों के लिए प्रेमचंद किस रूप में आज भी आदर्श बने हुए हैं इसकी भी चर्चा की, उनकी भाषा शैली, अभिव्यक्तियों, इन सब की बातचीत की। मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब हम लोग कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, क्या प्रोफेसर हरीश नवल जी जुड़ पाए हैं? मुझे लगता है शायद वो नहीं जुड़ पाए हैं, लगातार प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर मोना कौशिक जी, क्या हरीश नवल जी जुड़े हैं? क्योंकि मुझे वो दिख नहीं रहे हैं। चलिए, मैं हमें यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जी चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भारत विद्या विभाग सूफिया विश्वविद्यालय की हमारे अपनी सहकर्मी, जिन्होंने हिंदी को लेकर के, जिनके मन में एक ऐसी उत्कट राग है जिसको मैं कहता हूँ कि शायद इतना उत्कट राग हम हिंदी वालों के मन में भी हमें नहीं दिखता। डॉक्टर वान्या गांचेवा जी हैं हमारे बीच। वान्या जी को हिंदी से भी सम्मान भी मिला है, और उन्होंने, दरअसल वो हिंदी को जीती हैं। इन लोगों को देख करके लगता है कि ये लोग भले ही विदेशी हों, भारतीय हों, भारतीय न हो, लेकिन दरअसल ये भारतीय हैं, मन से ये भारतीय हैं, और मन से ये लोग हिंदी के हैं। वान्या जी ने अनुवाद के क्षेत्र में बहुत काम किया है। यहाँ तमाम सारे जो सीरियल्स और फिल्में हिंदी की अनुदित हुई हैं, उनमें वान्या जी का योगदान रहा है। साहित्यिक कृतियों के, अनेक साहित्यिक कृतियों के और कहानियों के अनुवाद वान्या जी ने किए हैं। मैं सम्मानीय वान्या गांचेवा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपने विचार रखें। डॉक्टर वान्या गांचेवा जी। सभी लोगों को नमस्ते। आपके सुंदर शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए इस तरह के शब्द सुनना जरूर प्रसन्नता की बात है, और जरूर मेरे लिए आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, और साथ साथ गर्व की बात भी है कि इतने जाने माने साहित्यकारों के बीच मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं भाषा वैज्ञानिक हूँ। मैं व्यवहारिक हिंदी पढ़ाती हूँ सोफिया के विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में, ये प्रोग्राम में। मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगी, और मैं आप जी से प्रेमचंद जी के बारे में इतनी गहराई तक बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बात बांटना चाहती हूँ कि संक्षेप रूप में कि मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं किस तरह हमारे काम में आती हैं, मतलब हिंदी शिक्षण में। हाँ, जरूर जिन्होंने प्रेमचंद जी की कम से कम एक रचना पढ़ी है, वो जरूर जानता होगा कि प्रेमचंद जी की भाषा सरल, सजीव और व्यावहारिक है। इसे साधारण पढ़े लिखे लोग भी समझ लेते। इसमें आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का भी प्रयोग है। प्रेमचंद की भाषा
भावों और विचारों के अनुकूल है। गंभीर भावों को व्यक्त करने में गंभीर भाषा और सरल भावों को व्यक्त करने में सरल भाषा को अपनाया गया है। प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुकूल है। उनके हिंदू पत्र हिंदी और मुस्लिम पत्र उर्दू बोलते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण पात्रों की भाषा ग्रामीण ही है और शिक्षित की भाषा शुद्ध है और परिष्कृत भाषा है। इनकी भाषा के बारे में डॉक्टर नरेंद्र क्या बोलते हैं? उनके उपन्यासों की भाषा की खूबी ये है कि शब्दों के चुनाव एवं वाक्य योजना की दृष्टि से उसे सरल एवं बोलचाल की भाषा कहा जाता है, पर भाषा की इस सरलता को निर्जीवता, एकरसता एवं अकाव्यात्मकता का पर्याय नहीं समझा जाना चाहिए। और यही कारण है कि प्रेमचंद जी की कहानी और प्रेमचंद जी की रचनाएं हर उम्र के लोगों को बहुत आसानी से समझ आती है। उनकी लोकप्रियता उनकी भाषा शैली की वजह से। इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए मैं आपको यह बताना चाहूंगी, हाँ जरूर हिंदी शिक्षण की तरह पद्धतियां होती हैं। प्रारंभिक हिंदी पढ़ाने में एक ही पद्धति होती है और उच्च हिंदी शिक्षण में दूसरी पद्धति होती है। उनमें से एक है तरह साहित्यिक रचनाएं, तरह कहानियों का, उपन्यासों का, लेखों का इस्तेमाल करते हुए हम इसी तरह विद्यार्थियों तक असली भाषा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और प्रेमचंद जी की कहानियां हमारे हिंदी पढ़ाने में जरूर उपस्थित है। हालांकि अभी तक मैं ये तो कही रही थी कि प्रेमचंद की भाषा को सरल कहा जाता है, लेकिन ये हमारे छात्रों के लिए जो हिंदी भाषा विदेशी भाषा के रूप में पढ़ते हैं, ये भाषा इतना प्रेमचंद जी की भाषा इतना आसान नहीं लगती है। प्रेमचंद की भाषा की ये सरलता इतना दृश्यमान नहीं है हमारे विद्यार्थियों के लिए। और यहाँ पर आता है हमारा काम, व्यवहारिक हिंदी पढ़ाने वालों को, प्राध्यापकों को। हम विद्यार्थियों को ये कहानी देकर पहली दृष्टि में पहले स्तर पे ये देखते हैं कि वे यदि खुद पढ़ेंगे जिस स्तर पर वे समझ पाएंगे। जरूर उनकी सहायता करते हैं, नए शब्द देते हैं, यदि बोली के शब्द होते हम उनको समझाते हैं, हम वाक्य रचना समझाते हैं, व्याकरण समझाते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बेचारे विद्यार्थी कुछ नहीं समझते, लेकिन प्रेमचंद जी की कहानियों के प्लॉट हमेशा इतने दिलचस्प होता है, इतने लुभावना होता है, इतना दिलकश और गहन होते हैं कि विद्यार्थियों की उत्सुकता बढ़ती जाती है कि वे समझ पाए कि किसके बारे में सुनाया जाता है इस कहानी में, अंत में क्या होगा, इस पात्र को क्या होगा, दूसरे पात्र को क्या होगा। और फिर भी कि उनके लिए हिंदी भाषा, ना कि प्रेमचंद जी की भाषा सिर्फ इतना आसान नहीं होती। वे तो पूरी कोशिश करते रहते हैं कि कहानी अंत तक पढ़े और अच्छी तरह उनका अनुवाद करें। और सभी मुश्किलों को सामना करते हुए भी वे अपना काम कर पाते हैं।
वे अनुवाद कर पाते हैं। बाद में हम डिस्कस करते हैं ये कहानी। मतलब कि ये मुश्किलें वे उनको पार करते हुए प्रेमचंद जी की भाषा समझ पाते हैं। और हाँ, ये भी सच है कि प्रेमचंद जी की कई कहानियां हमारे देश में बुल्गारियन भाषा में अनुदित प्रकाशित हुई हैं। अफसोस की बात है वे इतने बहुत नहीं हैं अनुवाद और प्रकाशित हुए हैं। इस्तीफा, कफन, फूस की रात कहानियां जरूर हमें तो गर्व की बात है कि जाने माने उपन्यास गोदान का अनुवाद भी हुआ है और प्रकाशित है। जीवन में सहायता का संस्मरण का एक छोटा सा भाग भी प्रकाशित है। फिर भी कि इतने कम कहानियों का अनुवाद क्या हुआ है, मतलब अनुवाद नहीं प्रकाशित हुआ है। इतने सारे सालों में जो मैं पढ़ाती हूँ, हम बहुत दूसरी कहानियों का इस्तेमाल करते थे क्लास में, हिंदी पढ़ाने में। चमत्कार, अंधेर, कजाकी, जादू, धोखा वगैरह। प्रोफेसर शर्मा ने मेरे बारे में कुछ कहा है कि मैं हिंदी प्रेमी हूँ। हाँ, ये सच है। मेरे दायरे के बहुत सारे लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा की कितनी बड़ी प्रेमी हूँ और कितनी बड़ी रक्षक भी हूँ। इस संबंध में, माफ कीजिए, इसी संबंध में मेरे वक्तव्य के अंत में प्रेमचंद जी के कई शब्द पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। अपने समय में उन्होंने ये कहा है, यदि कोई बंगाली तोता पालता है तो उसकी राष्ट्रीय भाषा बंगाला होती है। उसी तोते की संतान किसी हिंदी बोलने वाले के यहाँ पढ़कर हिंदी को ही अपनी मादरी जुबान बना लेता है। बाज तोते तो अपनी असली भाषा यहाँ तक भूल जाते हैं कि टेंग टेंग भी कभी नहीं कहते। ठीक इसी प्रकार कुछ नए रंग के भारतीय हिंदी इतनी भूल जाते हैं कि अपने माँ बाप को भी वे अंग्रेजी में खत लिखा करते हैं। विलायत से लौट कर तुमको चुम कहना मामूली बात है। हम भारतीय भाषा के विचार में भी अंग्रेजों के इतने दास हो गए हैं कि अन्य अति ध्वनि तथा सुंदर भाषाओं का भी हमें कभी ध्यान नहीं आता। माफ कीजिए यदि किसी को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये प्रेमचंद जी ने कहा और जो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इन शब्दों से बिल्कुल स्वीकृत हूँ और इनके शब्दों का समर्थन जरूर करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी है और सभी को सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि प्रेमचंद जी की कहानियों के द्वारा या किसी दूसरे लेखक की कहानियों के द्वारा या अपने सोच के द्वारा हमारा गर्व है और हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी को प्रचार करते रहे। धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद धन्या जी। आपने जिस तरीके से प्रेमचंद के बारे में बातचीत की और जैसा कि बताया कि यहाँ भी अनुवाद हुआ है और विद्यार्थी ही उनको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आती हो, लेकिन उनको गहराई से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं भी अपनी कक्षाओं में प्रेमचंद की कहानियों का व्यवहार अनेक बार करता रहा हूँ और उस माध्यम से भाषा के स्तर पर भी उनको ज्ञान प्राप्त होता है और कथ्य के स्तर पर भी, परिवेश के स्तर पर भी और क्या भारतीय परंपराएं हैं उनको भी हम बता पाते हैं। बिल्कुल
आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी को मॉरिशस से, जो विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव हैं। प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी के अगर पूरे हम जीवन वृत्त को देखें तो बनारस से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वोत्तर तक, और उसके बाद फिर भारत के बाहर आपने विश्व हिंदी सचिवालय में जो काम किए हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। आपके कार्यकाल में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हिंदी को लेकर के। विश्व हिंदी सम्मेलन वहाँ हुआ, विश्व हिंदी सचिवालय का वह भवन जो वर्षों से रुका हुआ था वह आपके कार्यकाल में ही संपन्न हो पाया। आप अनेक व्यावसायिक और अकादमिक निकायों के अध्यक्ष और सदस्य रहे, अनेक पत्रिकाओं के संपादक रहे आप। विश्व हिंदी पत्रिका, विश्व हिंदी साहित्य, साहित्य विमर्श, ये सारी पत्रिकाएं आपके संपादन में अभी भी निकल रही हैं। 8 पुस्तकों के आप रचयिता रहे हैं और अनेक पुस्तकों में आपने बहुत सारे अध्याय लिखे हैं, सैकड़ों आलेख आपके प्रकाशित हुए हैं, सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपने सहभागिता की है और बहुत कुशल वक्ता है और बहुत ही मृदुभाषी है। तमाम सारे पुरस्कार, कर्मयोगी पुरस्कार आपको 2 बार मिला, गंगा शरण सिंह विश्व हिंदी सम्मान मिला, विश्व हिंदी साहित्य सम्मान, विश्व हिंदी सेवी सम्मान, एक बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं और अधिक समय न लेते हुए भाई प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और अपने विचार रखें। प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, महासचिव, विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरिशस। धन्यवाद। आखिरी वक्ता के लिए कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है, कहना होता है। आज के इस कार्यक्रम की आकर्षण की महत्वपूर्ण बिंदु मातृशक्ति आदरणीय चित्रा मुदगल जी और महामहिम पूजा कपूर जी, राजदूत भारतीय दूतावास सोफिया, आज के बीज वक्ता प्रोफेसर लोहानी जी, आदरणीय कुमार शर्मा जी, सुधांशु शुक्ला जी, हमारे गुरुवर वशिष्ठ त्रिपाठी जी और अन्य तमाम जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ। अगर समय बचे तो क्षमा करेंगे, जिसके लिए अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं कि आज प्रोटोकॉल ऑब्जर्व, तो सभी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं बंधु श्रेष्ठ आनंद वर्धन जी। आपके आदेश का पालन करते हुए प्रेमचंद पर बात जो कर रहा हूँ, एक लेखिका बैठे हुए हैं, बड़ी रचनाकार हमारे एक विद्यार्थी ने आपके निर्देश आपके रचनाओं पर पीएचडी किया है त्रिपुरा विश्वविद्यालय में, आप जानती हैं। बात होती है प्रेमचंद की प्रासंगिकता की। जब रचनाकार कालजयी होता है तो प्रासंगिक तो होगा ही, क्योंकि रचनाकार कभी भी भूत नहीं होता है। प्रेमचंद कहते हैं, प्रेमचंद ने कहा था नहीं, प्रेमचंद हमेशा हमेशा कहते हुए पाए जाएंगे। और अगर प्रेमचंद अप्रासंगिक हो जाएंगे तो क्या होगा मानव मुक्ति का, क्या होगा भारत के उन किसानों का, मजदूरों का, उनकी मुक्ति की बात कौन करेगा। और प्रेमचंद के लेखकीय संसार को किसी न किसी चौपाल से गुजरना पड़ता है, तो कहां से गुजरेगा फिर, क्योंकि किसान मजदूर भारत की आत्मा है। इसलिए मुक्ति, किसान की मुक्ति हो चाहे मजदूर की मुक्ति हो, वो भारत की मुक्ति होती है। और प्रेमचंद इसी वर्ग के बड़े रचनाकार, बड़े पैरोकार बनकर उभरते हैं। जहां तक अन्य पहलुओं पर बात करनी हो तो प्रेमचंद की जो कथा यात्रा है, उसकी जो चरम परिणति है, जो हम कफन और गोदान के रूप में देखते हैं, दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं। तमाम कहानियां उनकी महत्वपूर्ण है, चाहे पंच परमेश्वर हो का दरोगा हो, ढेर सारे रचनाओं की चर्चा हुई, उसका पुस्तकेशन न हो। तो कफन से लेकर अगर हम गोदान, सेवा सदन होते हुए चाहे जहां कहीं भी जाएं, जो उनकी यात्रा है, लेखक की यात्रा है, वो
आज भी आलोचकों विद्वानों के बीच में एक बहस का विषय तो है ही, क्योंकि वो आदर्श से शुरू होते हैं और यथार्थ की यात्रा करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आई कि उन्हें आदर्श से यथार्थ की ओर जाना पड़ा? लेकिन प्रेमचंद यथार्थ को छोड़ भी तो नहीं पाते हैं। गोदान में भी देखिए जगह जगह आदर्श के साथ साथ यथार्थ के चित्र उभरते हैं, जिसे हम लोगों ने बाद में कर लिया कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के रचनाकार हैं प्रेमचंद। लेकिन अगर आप उन्हें याद करें, प्रगतिशील लेखक संघ के जो प्रथम सम्मेलन में जो उन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया था, जहाँ एक पंक्ति मुझे याद आती है जो कहते हैं कि हुस्ने मेयार बदलने की जरूरत है, तो वहीं से सौंदर्य दृष्टि के बदलने की बात प्रेमचंद करते हैं। और प्रेमचंद का जो आदर्श है और यथार्थ है, इस यात्रा को हम अगर उसकी वैचारिक जमीन को देखें तो कहीं ना कहीं वो गांधी मार्क्स दोनों से उन्हें जोड़ सकते हैं। तो प्रेमचंद की यात्रा अगर हम कहें कि गांधी से लेकर मार्क्स तक है, वो अत्युक्ति नहीं होगी। इसलिए प्रेमचंद का जो संपूर्ण मूल्यांकन है तो किसी बंधी बधाई परिपाटी में न की जाए, क्योंकि प्रेमचंद को इन सांचों और खांचों से खारिज करके ही देखा जा सकता है। तभी प्रेमचंद को पढ़ने समझने की एक दृष्टि मिलेगी। जैसा प्रेमचंद अपने परिवेश के साथ साथ जो समसामयिक परिस्थितियां हैं, जो विचार हैं, उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहते हैं। इसलिए अगर हम कहें कि प्रेमचंद का दर्शन क्या था, तो आप मान के चलिए कि गांधीवाद और साम्यवाद तक ही नहीं था, क्योंकि प्रेमचंद किसी भी दर्शन के प्रगतिशील तत्व के ही समर्थक थे, रूढ़िवादिता के समर्थक नहीं थे। वे उन्हें आर्य समाज भी प्रभावित करता है, गांधीवाद भी प्रभावित करता है, मार्क्सवाद भी प्रभावित करता है, लेकिन एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में वो कूदते फांदते नहीं है। और शुरू से अंत तक प्रेमचंद का जो जीवन दर्शन है, उसका केंद्र जो है वो शोषित जन है। तो हम कह सकते हैं कि साम्यवाद से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद के जीवन दर्शन में जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन विकसित होता रहता है। प्रेमचंद की रचनाएं किसी खास दर्शन का श्मशान बन के नहीं रह सकती हैं, क्योंकि वे अपनी रचनाओं में एक मुकम्मल जिंदगी और उसकी पूरी प्रासंगिकता के साथ जीने की बात करते हैं। उनकी रचना में दर्शन होता है, लेकिन दर्शन में रचना नहीं दिखाई देती। विचार का स्थान रचना में हो सकता है, बस वे दाल और नमक का रेशियो जिसे हम कहते हैं। क्योंकि किसी ने कहा ना कि सारा जीवन दर्शन पीला होता है, लेकिन जीवन का पेड़ ही केवल हरा भरा होता है। तो सारा जीवन दर्शन पीला हो सकता है, लेकिन जीवन का जो पेड़ है उसे हरा भरा होना होगा, यही प्रेमचंद चाहते थे। साहित्य में जीवन का पेड़ चित्रित होगा, वर्णित होगा, लेकिन जीवन के दर्शन चित्रित नहीं होते वहां। साहित्य जीवन को हरियाली देता है, जीवन के दर्शन का पीलापन नहीं देता है। इसलिए प्रेमचंद का जब हम कथा केंद्र देखते हैं तो उसमें या तो किसान है, मजदूर हैं, हाँ अछूतों की भी चर्चा वो करते हैं, या उत्पीड़ित नारियों की चर्चा करते हैं। और इन जो चार उपेक्षित समुदाय है, उनके कल्याण के लिए जीवन भर वो लड़ते रहते हैं। इसीलिए गांधीवाद से मार्क्सवाद तक की लंबी यात्रा तय करते हैं। क्या ये सही नहीं है कि कफन और गोदान तक आते आते उनकी दृष्टि सबसे ज्यादा जहां रुकती है वो साम्यवाद हो सकता है? लेकिन प्रेमचंद का जो कथा साहित्य का जो विकास है, उस हम कह सकते हैं कि वो दूसरे दौर के रचनाकार हैं। जो पहला दौर था वो अय्यारों और जिसे हम कहते थे कि तिलस्म और अय्यारों का दौर था। उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है, उनकी जयंती मनाई भी नहीं जा सकती है। जयंती उन्हीं की मनाई जाती है जो रचनाओं में जो जीवित हो, जो समाज के लिए कुछ करते हो, समाज के लिए जो कुछ दिया हो। अय्यारी और तिलस्मी कहानियां तात्कालिक प्रभाव अवश्य छोड़ती हैं, मनोरंजन अवश्य करती हैं, लेकिन दूसरे चरण में प्रेमचंद के जो पात्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप जानते हैं कि रचनाकार एक मदारी की तरह होता है,
जो चरित्रों के भीतर से ही कथा के सूत्र निकालता है। बड़ी रचनाकार मंच पर बैठी हुई हैं, सहमत होंगी। और उस जो सूत्र निकालता है और जो तत्कालीन समस्याएं होती हैं, युगीन समस्याएं होती हैं, उसको दिखाता है। यूरोप में भी अगर आप देखें तो जो वहां का प्रथम चरण है, वहां के भी कथाओं में कथा तत्व की प्रमुखता रही है, लेकिन दूसरे चरण में कथा गौण हो जाती है, चरित्र प्रमुख हो जाते हैं। इसलिए प्रेमचंद ने भी कहा कि जो मानव चरित्र पर प्रकाश डालता है, उसमें रहस्यों को जो खोलना जिसे कहते हैं, वही उपन्यास का मूल तत्व होता है। और प्रेमचंद गोदान में गांव की बात करते हैं। अभी आपने सोचा है कि अगर प्रेमचंद न होते तो होरी न होती, धनिया न होती, गोबर न होता, दाता दिन माता दिन न होते, और होरी का ही बेटा है गोबर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो होरी की तरह लोलुप नहीं है, क्योंकि जानता है वो तो सर्वहारा है, उसका कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रेमचंद गोदान में होरी के माध्यम से किसानों की जो समस्याएं हैं जिसे उन्होंने उठाया, और वो भारत में जो साम्यवाद के पूंजीवाद के उद्भव का जो समय है, जैसे नहीं मानता होना, तो ये चाहिए कि पूंजीवाद और सामंतवाद के गठजोड़ का समय है। वो ऐसे समय में वो चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं, उसे हम नव सामंतवाद का नाम दे देते हैं। और गोदान के जमींदार अगर राय साहब की बात करें तो इसी नव सामंतवादी सोच के हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि शोषण के हथियार और पैसे इतने हो गए कि फिर गरीब किसान मजदूरों की क्या स्थिति होगी। रामविलास जी कहते हैं ना कि होरी का घर लूटने के लिए कोई आया नहीं, फिर बेचारा लूट गया। सरकार के कचहरी कानून उसको जमीन छीनने नहीं आते, लेकिन जमीन छीन गई जरूर उसकी। इसलिए प्रेमचंद होरी के बहाने उन किसान वर्ग की त्रासदी को चित्रित करते हैं, और ये एक शोषण पृष्ठभूमि से त्रासदी उभरती है। इसलिए होरी का जो नैतिक अहम है, जो परिस्थितियों की क्रूरताओं से उपजा हुआ है, इसलिए वो बार बार टकराता भी है, विखंडित भी होता है। और होरी के मूल्य जिसे हम कहते हैं कि स्वनिर्भर है, ग्रामीण समाज के मूल्य है। तो पूंजीवादी आघात ने मूल्यों को छिन्न भिन्न किया। औपनिवेशिक शासन, सामंतवादी महाजनी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, और उससे भी हट करके पुरोहिती व्यवस्था ने होरी के इर्द गिर्द ऐसी परिस्थितियां बना दी, ऐसी परिस्थितियों का जाल बिछा दिया कि इन परिस्थितियों को बगैर समझे हुए होरी अपने उन्हीं ग्रामीण समाज मूल्यों से बार बार टकराता है, टूटता है, बिखरता है। ये ग्रामीण समाज के जो मूल्य बताइए, बंधुत्व, नैतिकता, सद्भाव, ये सब उस पूंजीवादी समाज और व्यक्तिवादी सोच से टकराता है। होरी को अगर हम भूल भी जाएं तो सिर्फ इतना ही कि होरी बदली हुई परिस्थिति में पूंजीवादी व्यवस्था को, व्यक्तिवादी स्वार्थपरक मूल्यों को पहचान नहीं पाता है। बस यही उसकी कमजोरी थी, सीधा साधा गांव का था। इसलिए जब हम बात करते हैं गांव के गरीबों की, तो कहीं ना कहीं तो सारी चीजें आती हैं, और किस तरह से शोषण का शिकार होके एक अच्छा खासा किसान मजदूर बनता है और मर जाता है। और होरी के मरने के बाद वो प्रेमचंद है कि धनिया पछाड़ खा के गिर जाती है। धनिया पछाड़ खा के गिरती जरूर है, लेकिन उठ खड़ी होती है, क्योंकि इसके बाद का समय धनिया का समय है। नहीं मानता कि धनिया मर जाती है। धनिया मर गई तो फिर प्रेमचंद कहाँ जिंदा रहेंगे। इसलिए धनिया पछाड़ खा के धनिया का गिरना, लेकिन फिर उठ खड़ा होना, ये कहीं न कहीं इस स्वाधीनता का संकेत है। स्त्री के संघर्ष को जिंदा किया है प्रेमचंद ने। गोबर को हम लोग जानते हैं, गोबर कई बार शहर गया आया, दोबारा जब शहर लौटता है
तो खन्ना साहब के चक्कर में काम करता है, मजदूर बन जाता है। लेकिन जो औद्योगिक सभ्यता है सिर्फ मजदूरों के शोषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उनके नैतिक पतन का भी बुनियादी कारण है। क्योंकि औद्योगिक सभ्यता में परिश्रम और पारिश्रमिक का कोई मतलब नहीं, उसका कोई अनुपात ही नहीं होता है, तो शोषण है। धीरे धीरे मजदूरों की पूरी जिंदगी में लगाव का बोध पनपने लगता है, उभरने लगता है, ईश्वर लेने लगता है। जो गोबर एक समय दुनिया पर बस सब कुछ लुटा देना चाहता है, वही गोबर बात पर दुनिया को पीटता है। क्योंकि किसी भी व्यवस्था में जो आर्थिक दबाव होता है वो मानवीय संवेदनाओं को रूखा सूखा बना देता है, उसका पारिवारिक जीवन तो पड़ता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं होता कि मनुष्य के भीतर जो धारा प्रवाहित है वो सूख गई हो, नहीं। गोबर और झुनिया के अलगाव को दिखलाते हुए चूहिया जैसे चरित्र को खोज निकाला अपनी मानवीय आस्था पर पल पर अमानवीय हो गई। इसलिए पूंजीवाद से टकराना, शोषण और शोषित के बीच में फंस कर रह जाना, ये सब अगर प्रेमचंद नहीं होते तो कौन लिखेगा? किसी ने किसी को बहाना होगा। इसलिए प्रेमचंद की प्रासंगिकता बनी ही रहेगी। इसलिए प्रेमचंद अपने उपन्यासों में लगातार किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं, लेकिन दान में वे ऐसा नहीं करते। प्रेमाश्रम जरूर इसकी चर्चा आती है, किसान आंदोलन को दिखाते हैं। ये दूसरी बात है कि उन्हें सफलता नहीं मिलती, लेकिन दूसरी ओर जब औपनिवेशिक सत्ता के आधुनिक या जो कह लीजिए कि अमानुषिक शोषण है, इसके कारण देश में जगह जगह किसान आंदोलन जरूर होते हैं, और ये सबसे पहले प्रेमचंद के यहाँ दिखता है, ये किसानों का विद्रोह। तो 1936 तक आते आते एक अच्छी तरह से प्रेमचंद समझ चुके थे कि किसानों को अलग थलग या टुकड़े टुकड़े में टूटी हुई लड़ाई नहीं बांध कर रख सकते हम। जो सार्वभौमिक वर्गीय चेतना है, वर्गीय हित है, उसके अनुकूल नहीं हो रही थी। दूसरी बात यह है कि जहां एक ओर जमींदार वर्ग संगठित हो गए थे, वही करोड़ों लोगों का वर्ग जो सबसे अधिक शोषित और पीड़ित था, उसका अपना कोई संगठन नहीं था। इसलिए किसानों को संगठित करने की जो बात प्रेमचंद करते हैं, और ये सांगठनिक जो शक्ति के विकास के लिए जरूरी होता है वर्ग चेतना का विकास, पूरी हो, भोला हो या हीरा हो, इसमें प्रारंभिक स्तर पर वर्ग चेतना नहीं दिखती है। यदि होरी तो खैर होरी है, भोला होरी के जो बैल नहीं खोलता, और हीरा उसके साथ उसके गाय को जो जहर दे देता है, और होरी भाई से 5 रुपए की बेईमानी के बारे में सोचता है। होरी की विशेषता यह है कि वह गिरने के बाद उठ जाता है, और यही प्रेमचंद की खासियत है। होरी इसी उत्तरद्वंद में जीता है। इसी कारण आगे चलकर होरी वर्ग चेतन हो जाता है। किसानों के वर्ग चेतन न होने के मूल में कई कारण थे। पहला यह कि किसान के पास चूंकि जमीन के रूप में थोड़ी सी जमीन होती थी, कुछ नहीं इससे अधिक, इसलिए वह उसे बचाए रखने के लिए सारा जीवन उसी जद्दोजहद में लगा देता था। तो सत्ता के टकराव बोल लेने से लोग बचते थे। दूसरा कारण यह था कि अपने खेतों में निजी अधिकार, और जो चाहे उसका उत्पादन करे, इतना समय उसे नहीं मिलता था कि वो और कुछ सोचे किसान। प्रेमचंद गोदान में होरी को किसी भी राजनीतिक जलसे में होता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि किसान के पास समय कहाँ है, वो राजनीतिक चेतना कहाँ से आ पाएगी। और जब तक राजनीतिक चेतना नहीं आ पाएगी तब तक वो किसी भी राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। इसलिए किसान मजदूर को आंदोलन से जोड़ना एक बड़ी समस्या थी। मजदूर 8 घंटा काम करने के बाद से समय के लिए अपने घर में उतना स्वतंत्र होता है, जबकि किसान खेती की प्रकृति के कारण रात दिन उल्लू बैल की तरह जुटा रहता है।
किसान भारत में कृषि के जो आधुनिक संसाधन न होने के चलते भाग्यवादी हो जाता था। इन्हीं सब कारणों से वो भी कभी कभी भाग्यवादी भी हो जाता है, इसलिए बड़ा ही लुंज-पुंज चरित्र उसका दिखाते हैं। परंतु अगर मैं कहूं कि गोधान सामंतवाद के पूंजीवाद में कहीं न कहीं रूपांतरित हो जाता है और उसके समानांतर किसान का मजदूर के रूप में रूपांतरण होना, यही गोदान की कथा है। जी। अब मुझे लगता है कि समय अधिक ले लिया मैंने, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सब के बाद भी प्रेमचंद की प्रासंगिकता बनी रहेगी, चाहे उनकी कहानियों की चर्चा करें, चाहे उनके उपन्यासों की चर्चा करें, वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और प्रासंगिक रखना होगा। नहीं तो कोई हामिद चिट्टा खरीदेगा, दादी अंधी होके मर जाएगी, फिर कोई अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की कुश्ती पंच परमेश्वर में टूटते हुए नहीं देखेगा। ये सारी बातें हैं, इसलिए प्रेमचंद को जिंदा रखना होगा। प्रेमचंद जिंदा रहेंगे तो सारे मूल्य जिंदा रहेंगे, जिस मूल्यों की वकालत जीवन भर करते रहे। तो अगर मूल्यों की रक्षा करनी है, किसान जीवन की त्रासदी को जिंदा रखना है। अभी हमारी पहले वक्ता बोल रही थी कि अगर प्रेमचंद आज होते तो क्या लिखते, प्रेमचंद आज होते तो उनका होरी पेड़ पर लटका हुआ पाया जाता है, वो सल्फास खा के मरा हुआ पाया जाता है। ये होता, संघर्ष नहीं करता है, लेकिन प्रेमचंद का होरी संघर्ष करता है और आज का होरी होता तो लटका हुआ पाया जाता है। हमारे सामने एक बड़ी कथाकार बैठी हुई है, छोटा बड़ी बात हो जाएगी, स्वयं विचार करें कि आज प्रेमचंद होते तो क्या लिखते। इसलिए प्रेमचंद की प्रासंगिकता वो सार्वकालिक सार्वजनीन है, उनकी रचनाएं भी सार्वकालिक है, सार्वजनीन है, इसलिए उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी और बना के रखनी होगी अगर दुनिया को बचा कर। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद उन आयोजकों को जिन्होंने कल रात को जोड़ा, आज दिन में जोड़ा, और वो हमारे सुनने वाले जो मेरे फैन है, जिस मैं किसे कह रहा हूँ, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे, और अधिक समय नहीं है इसलिए वो बातें नहीं कर पाऊंगा। प्रणाम, अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी। प्रेमचंद जी प्रासंगिक हैं और हमें उन्हें प्रासंगिक बनाए रखना होगा, तभी हमारा जीवन बचेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। अब हम आगे बढ़ते हैं और चित्रा दी को सुनने से पूर्व जिन्होंने अभी आरंभ में स्वागत किया था, प्रोफेसर मिलेना ब्रातोएवा जी, जो उप संकायाध्यक्ष हैं, वो अपनी बातें कहेंगी। प्रेमचंद हमारी आत्मा के शिल्पी। उसके बाद हम आदरणीय चित्रा दीदी को सुनेंगे। प्रोफेसर मिलेना ब्रातोएवा जी हिंदी और संस्कृत की बहुत सारे अनुवाद यहाँ पर किए हैं और पुराणों और उपनिषदों का विशद मात्रा में उन्होंने अनुवाद किया है और हिंदी के भी साहित्य का अनुवाद किया है। साथ ही साथ उनको हिंदी से भी सम्मान से नवाजा गया है, पुरस्कृत किया गया है। लगातार देश विदेश में इंडोलॉजी की जितने संगोष्ठियाँ होती हैं वे जाती रहती हैं। अभी उन्होंने एक परियोजना भारत में 1 वर्ष रहकर पूरी की, ICCR की, और वर्तमान में हमें विशेष प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में उन्होंने यहाँ हमारे पूर्वी भाषाओं के केंद्र, संस्कृतियों के केंद्र के उप संकायाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। अत्यंत व्यस्त हैं इस समय, जब इस पेंडेमिक के समय, महामारी के समय सारे लोग दूसरे कामों में व्यस्त हैं। मिलेना जी से जब भी बात होती थी वो प्रशासनिक कामों में और अपने लेखन में लगातार व्यस्त रही हैं। मैंने उनसे आग्रह किया कि आपको भी अवश्य अपने विचार व्यक्त करने हैं। मैं स्वागत करता हूँ प्रोफेसर मिलेना ब्रातोएवा जी का। वे कृपया अपने विचार रखें। प्रेमचंद हमारी प्रोफेसर ब्रातोएवा। धन्यवाद आनंद वर्धमान जी। मैं अपनी बात आप सुन रहे हैं? आनंद जी, आप सुन रहे हैं? क्या हो गया? चुवश से दादा। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं मैं आरंभ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी बात संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि समय बीत रहा है और हम, जैसे मैंने आरंभ में बताया, हम
केवल इसीलिए कि उनके साहित्य कार्य, उनके व्यक्तित्व, उनके योगदान के बारे में सैकड़ों हजारों पृष्ठ लिखे जा चुके हैं, लेकिन क्योंकि खुद इतिहास ने उनका मूल्यांकन किया है। जैसे हमें सभी को मालूम है, प्रेमचंद की रचनाएं अपने युग और समाज से गहरे रूप से संबंधित है। इसीलिए प्रेमचंद के साहित्य में ऐतिहासिक काल की सबसे गंभीर सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं तथा रूढ़िगत परंपराओं का प्रभावशील वर्णन किया है। उनका तैतालुकी इसके कारण वे हिंदी साहित्य के इतिहास में यथार्थवाद के स्थापक माने जाते हैं। लेकिन आप हमारे मुख्य प्रश्न ये हैं कि आजकल 21वीं सदी में प्रेमचंद का लेखन प्रासंगिक है। उसके साहित्य की प्रासंगिकता हमें किस परिप्रेक्ष्य में समझना है? हम आज भी क्यों प्रेमचंद जी को पढ़ें? इन प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए गए हैं समय में और आजकल भी दिए जाते हैं। कई आलोचक या विद्वान ये भी मानते हैं कि प्रेमचंद का सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है, परंतु साहित्यिक दृष्टि से, सौंदर्यात्मक दृष्टि से वे आवर्तक पुराने हैं। एक विदेशी विश्वविद्यालय में आधुनिक हिंदी हुए और इस संदर्भ में प्रेमचंद की मुख्य रचनाओं को अपने छात्रों को प्रस्तुत करके माफ कीजिए, कुछ न कुछ टेक्निकली तो ठीक नहीं है, ऐसा लगता है। अच्छा, और अपने छात्रों को प्रस्तुत करके मेरे लिए मैडम जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैंने एक और बार दोहराया कि जब मैं प्रेमचंद की रचनाओं को अपने छात्रों को प्रस्तुत करके मेरे लिए ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। मेरे लिए ये सवाल भी जरूरी है कि क्या वे सामाजिक परिस्थितियां और समस्याएं जिनका वर्णन प्रेमचंद जी के लेखन में की गई है या प्रेमचंद के पात्रों के नजरिया और नैतिक मूल्य 21वीं सदी के युवा के लिए बल्गेरिया में या यूरोप में नजदीक है या दूर है? क्या वे जवान लोग उनको समझ पाते हैं? उनके लिए प्रेमचंद की कहानियां या उपन्यास कैसे ज्यादा आकर्षक बनाए? इस संगोष्ठी के विषय पर सोचते विचारते हुए मुझे समकालीन हिंदी साहित्य के एक दूसरे श्रेष्ठ प्रतिनिधि गजानन मुक्तिबोध के शब्दों की याद आई, जिनके अनुसार प्रेमचंद समाज के चित्रण करता ही नहीं वरन वे हमारी आत्मा के शिल्पी भी हैं। मैं मुक्तिबोध की कविताओं की बड़ी प्रेमी हूँ और उनकी और दो वाक्य उल्लेख करूंगी। उनका कथा साहित्य पढ़ते हुए उनके विशिष्ट ऊंचे पात्रों द्वारा हमारे अंतःकरण में विकसित की गई भावनाएं हमें न केवल समाज उन्मुख करती हैं वरन वे आत्म उन्मुख भी कर देते हैं। और जब प्रेमचंद हमें आत्म उन्मुख कर देते हैं तब वे हमारी आत्म केंद्रिता के दूर को तोड़कर हमें एक अच्छा मानव बनाने में लग जाते हैं। मेरे अनुसार इस निबंध में महान कवि ने सबसे कुशल ढंग से प्रेमचंद के साहित्य के गहरे
आज तक याद है कैसे उत्तेजित या व्याकुल में थी जब मैंने शायद 14वीं या 5वीं कक्षा की विद्यार्थी होते हुए पहली बार के लिए कफन, पूस की रात, ठकुर का कुआ गोदाम पर लिए। इसके बाद हमारे विश्वविद्यालय के भारत विद्या विभाग में प्राध्यापिक बनकर समकालीन हिंदी साहित्य का अध्यापन करने लगी। अभी पढ़ा अपने छात्रों को प्रेमचंद के लेखन का परिचय कराते हुए मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि वे न सिर्फ 20वीं सदी की हिंदी कहानी और उपन्यास के संदर्भ में उनकी मार्गदर्शक भूमिका दिखाएं, बल्कि ये भी कि उनकी मुख्य रचनाओं को पढ़कर वे मनुष्य के स्वभाव को, अपने स्वभाव को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाए, क्योंकि प्रतिभाशील लेखक के रूप में उन्होंने अपने साहित्य में शाश्वत और सार्वभौमिक नैतिक विषयों पर विचार किया है, जो आज भी भूमंडलीकरण के संदर्भ में प्रासंगिक तथा ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गोदान के पात्र और समस्या, सेवा साधन, कर्मभूमि जैसे उपन्यासों में, या शतरंज के खिलाड़ी या निर्मला आदि में। भीषण साहनी के अनुसार भी प्रेमचंद का सारा लेखन वस्तुतः नैतिक प्रश्नों का पड़ताल है, और अगेर जी ने कहा कि उनकी दृष्टि अधिक उदार थी, इतर मानवों के साथ उनकी संवेदना का सूत्र अधिक सजीव और स्पंदनशील था। अपनी बात खत्म करके मैं ये बताना चाहती हूँ कि शायद इसके कारण प्रेमचंद की रचनाएं आज तक भी भारतीय पाठकों के लिए ऐसे लोकप्रिय हैं तथा विदेश में उनकी रचनाओं इतनी बहुत अनुवादित हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर मिलोना महादेवा जी। मैं आपकी और वो समय और घड़ी आ गई है जिसकी कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आदरणीय चित्रा दी हमारे साथ हैं, शुरू से जुड़ी हुई हैं। आपका परिचय देना दरअसल किसी सूरज को दिए दिखाने जैसा ही है, कम से कम मेरे लिए तो। फिर भी कुछ बातें जरूर मैं कहूँगा, हम सब जानते हैं। एक बात आपको यहाँ जरूर बताना चाहूँगा आदरणीय चित्रा दी और सभी मित्रों को कि देश विदेश के साथ साथ भारत के तमाम विश्वविद्यालयों से अध्यापक जुड़े हुए हैं। लगातार वो टिप्पणियां कर रहे हैं और लिख रहे हैं, पूरे कार्यक्रम के बारे में अपनी बात जाहिर कर रहे हैं, उनके हृदय की जो बातें हैं, जो उद्गार हैं। आदरणीय चित्रा जी को 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए, हम सब जानते हैं। इससे पहले व्यास सम्मान पाने वाली आप एकमात्र महिला लेखिका हैं, वहाँ पर आपको मिला वह सम्मान। 75 से अधिक पुस्तकों का प्रणयन, या हो सकता है अब और संख्या बढ़ गई हो, 75 पिछले वर्ष मुझे पता था, अब शायद 80 से ऊपर पुस्तकें हो गई होंगी, तो प्रणयन करने वाली और आदरणीय चित्रा दी हम सबके बीच हैं। इसके अलावा न जाने कितने सारे पुरस्कार आपको मिले हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है और उसमें से कुछ केवल मैं चर्चा करूंगा। चित्रा दी राजा के साथ सम्मान, साहित्य भूषण, गोयनका पुरस्कार, चक्रधर सम्मान, उदयराज सिंह सम्मान, बहुत लंबी लिस्ट है। जी तो और आपके जो उपन्यास हैं वो हम सबके लिए मील के पत्थर की तरह, हर उपन्यास की अपनी एक जो पृष्ठभूमि है वो हमें एक नया वितान देती है, सोचने के लिए भी, समझने के लिए भी, पूरे भारतीय समाज को देखने की एक नई दृष्टि देती है। बहुत सारे अनुवाद हुए हैं देश में विदेश में, आप पूरी दुनिया में सराही जाती रही हैं, बुलाई जाती रही हैं, आपको सुनने के लिए सब लोग उत्सुक रहते हैं। और मुझे संकोच सहित मैं कह रहा हूँ कि आप
पिछले पूरे 2.5-3 घंटे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो हालांकि मुझे तो घंटों आपके साथ बैठने का अवसर मिला है, लेकिन हमारे तमाम सारे मित्र आज आपको लगातार देख रहे हैं। ये हम सब के लिए, बल्गारिया के मित्रों के लिए, भारतीय राजदूतावास के लिए, सोफिया विश्वविद्यालय के लिए और देवम प्रतिष्ठान के लिए बहुत गौरव का क्षण है। मैं और अधिक कोई भूमिका न देते हुए केवल एक बात अपने मित्रों को बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में आदरणीय चित्रा दीदी की एक नई पुस्तक आई है, तिल भर जगह नहीं, और ये पुस्तक सम्माननीय अवध नारायण दुग्गल जी के बारे में आपने लिखी है। और इस पुस्तक के पूरे लेखन का मैं साक्षी रहा हूँ, कैसे कैसे दिन रात बैठ करके आप पूरे ड्राफ्ट तैयार करती थी, लिखती थी, और आज वो पुस्तक हम सबके सामने है। बहुत मार्मिक पुस्तक है। उसके कुछ अंशों को लोगों ने फेसबुक पे डाला, वो भी मैंने पढ़ा। अभी पुस्तक तो पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, पांडुलिपि जरूर पढ़ी थी, पुस्तक के रूप में उसे नहीं पढ़ पाया हूँ। हम सब आशा करते हैं कि जल्दी ही उस पुस्तक पर भी बहुत सारी और नई बातें आएंगी, हम सुनेंगे, समझेंगे। मैं आदरणीय चित्रा दी को आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के वे मुख्य अतिथि हैं, उनके मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन के लिए आदरणीय चित्रा मुद्गल जी। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ सोफिया और राजदूतावास की कि ऐसा कार्यक्रम प्रेमचंद को लेकर के यहाँ हो रहा है, और सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी तरह से प्रेमचंद की प्रासंगिकता को लेकर के अपने को सामने रखा है। साहित्यिक पत्रकारिता को लेके कुमुद जी ने बात की, मोटेराम शास्त्री की रचना उन्होंने, प्रेमचंद ने अपनी पत्रकारिता में की, इसलिए की कि जो कुछ वो खुद सामने नहीं कहना चाहते थे, उसकी प्रहारकता को, आक्रामकता को और प्रखर करने के लिए मोटेराम शास्त्री जैसे चरित्र की रचना की। और मुझे मनोहर श्याम जोशी याद आ गए। भैया जी कहीं, वो कुछ भैया जी के बहाने कहा करते थे। बहरहाल उनका प्रेमचंद का इतना बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है और है, और आज तक भारतीय साहित्य में मैं ये कहना चाहती हूँ बिना कोई चश्मा चढ़ाए कि भारतीय समाज और संस्कृति के वैविध्यपूर्ण पहनावे, ओढ़ावे, उत्सवों के बावजूद प्रेमचंद ने अपने साहित्य में मुख्य धारा से लेकर और हाशिए तक उन वंचित लोगों को भी अपने पात्रों के रूप में चुना और उनकी पैरवी की। ये दुर्लभ है। आज तो हालत ये है, और सभी भाषाओं में ये मैं महसूस कर रही हूँ कि गुजराती और मराठी के मैं बहुत करीब हूँ और पढ़ पाती हूँ, उसको सीधे पढ़ पाती हूँ, पत्र पत्रिका मेरे पास आती है। कोई ENT का डॉक्टर है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डियों का डॉक्टर है, यानी कोई स्त्री विमर्श का लेखक है, और वो भी गांव में निम्न वर्ग की स्त्री विमर्श का लेखक है, तो भी ये बहुत अच्छी बात है। वो पक्ष भी सामने आता है। लेकिन वही गांव के दूसरे टोले में सामंती मूल्यों के दबाव में दबी हुई वो स्त्री भी है जो ऊपर अटारी पर पाखाने होते हुए भी ऊपर नहीं जाना चाहती है। वो जाना चाहती है चादर ओढ़कर, लोटा लेकर खेतों में, क्योंकि खेतों में वो स्त्रियां गांव की मिलती हैं जो कहीं न कहीं उनसे घर में नहीं मिलती।
तो जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं तो अभी पूर्व वक्ता हमारे विदुषी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, 21वीं सदी में हम प्रेमचंद को क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो मैं प्रेमचंद से ही शुरू करना चाहती हूँ। प्रेमचंद ने वो क्यों लिखते हैं और साहित्य की परिभाषा उनकी दृष्टि में क्या है। उन्होंने कहा, साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। राजनीति के आगे, यानी राजनीति चाहे भारतीय राजनीति में जो अलग अलग राजनीति ने अपने खोमचे और खाने हैं, वो चाहे सपा की राजनीति हो, चाहे सपा की राजनीति हो, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति हो, चाहे वो भाजपा की राजनीति हो, चाहे वो नए नए उभरते हुए दलों जो अभी उस चौखट को खोलने की जद्दोजहद में है कि वो एक और दल खड़ा करे और उस दल को वह राजनीति, अन्य राजनीतियों के लिए एक ब्लैकमेलिंग की स्थिति निर्मित करे। क्यों कहा प्रेमचंद ने? शायद इसीलिए उन्होंने कहा। और विनोद जी ने बहुत अच्छे से गोदान के माध्यम से प्रेमचंद वादी हैं, प्रगतिशील हैं या पूंजीवादी हैं या गांधीवादी हैं। आप गांधीवादी के रूप में भी देख सकते हैं कि मेहता और मालती के माध्यम से पढ़ी लिखी मालती गांधीवाद को कहीं अव्यक्त में लेकर के आगे बढ़ रही है। समाज जो वंचित है उस वर्ग की सेवा को लेकर के उस दृष्टि के साथ में। और प्रेमचंद के होरी, धनिया, गोबर, जिस अंग्रेजों की गुलामी तो झेल ही रहे हैं, उनकी ज्यादतियां तो झेल ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो महाजनी सभ्यता और जिम्मेदारों की भी जातियों को झेल रहे हैं किसी न किसी रूप में। और उसके साथ झेल रहे हैं भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो सभ्यता है, उसमें जो आम जन की आस्था है, अंध आस्था है। आस्था बहुत बड़ी चीज है। आज तो हम पाते हैं कि आस्था हमें खोजे नहीं मिल रही है। आस्था इतनी धुरी तिहरी हो गई है कि जैसी स्थिति देखी, उपभोक्तावाद जो आज समाया है उसकी सोच में, वो आस्था को अपनी उसी तरह से बदल लेगी। लेकिन वो आस्था हमें उस समय दिखाई देती है। प्रेमचंद की रचनाओं के माध्यम से हम उसको महसूस कर सकते हैं कि इस तरह से थोड़ी धनिया की जो आस्था है वो आस्था नहीं टूटती है। चाहे कोई जहर दे दे गाय को उनकी, चाहे उनके साथ कोई जैसा भी दुर्व्यवहार करे, पारिवारिकता के भीतर भी तमाम तरह की साजिशों का सामना करता है। लेकिन आज का सत्य 21वीं सदी का ये है कि गांव खाली हो रहे हैं और जिस महाजनी सभ्यता के खिलाफ प्रेमचंद ने लड़ाई लड़ी थी गोदान के माध्यम से, वो उसके किसान, छोटे किसान अपना गांव छोड़ करके अपनी जमीन, चाहे सरकारी व्यवस्था जिसके की सड़कें चौड़ी हैं या संपन्न लोगों को बेचकर मजदूरी करने, मुंबई जैसे औद्योगिक नगरी की कॉस्मोपॉलिटन झोपड़पट्टियों में रहकर मजदूरी करने के लिए।
कौन है, ये मजदूर कौन है, मजदूर क्यों औद्योगिक नगरियों में मजदूरी करने के लिए कलकत्ता भागते हैं रिक्शे पर, आदमी घोड़े की तरह वह मजबूर दौड़ता है घोड़े की जगह और उस पर आदमी सवार होता है। आप बताइए साम्यवाद का ये नकाब, खैर वहां मैं विस्तार से नहीं जानना चाहती, लेकिन मैं अभी जो 2 प्रश्न हमारी पूर्व विदुषी वक्ता ने रखे कि प्रेमचंद प्रासंगिक है, तो भी हम प्रेमचंद को 21वीं सदी में क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें और क्यों पढ़ना चाहिए, इनकी प्रासंगिकता को लेकर के ही ये बात है। आज भी क्यों जरूरी है प्रेमचंद, आज भी जरूरी है। प्रेमचंद ने कहा, जैसे मैंने अभी पहले कहा, कि किसी भी चश्मे से मुक्त होकर प्रतिबद्ध साहित्यकार को राजनीति की भी खबर रखनी चाहिए और एक राजनीतिक चेतना से संपन्न चाहिए, ताकि वो किसी चश्मे के बढ़े या कम हुए नंबर से एक स्वयं को अंधा न महसूस करे और टटोलते हुए बढ़े या किसी सहारे की तरह। प्रेमचंद ने तो ये कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की परिभाषा की, साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन ने जो कुछ पढ़ेगा वही दिखाई, जो नहीं आएगा वो नहीं दिखाई पड़ेगा। और उन लोगों की एक मामूली सी विरासत, मामूली सी लेखिका मैं चित्रा मुद्गल मानती हूँ, साहित्य की परिभाषा मैं अपनी तरह से परिभाषित करना चाहती हूँ और करती हूँ। साहित्य क्या, साहित्य है उस जन का इतिहास जो किसी भी इतिहास में नहीं मिलता। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री उठा लीजिए या जो भी इतिहास उठा लीजिए, राजे रजवाड़ों के का इतिहास मिलता है, गायन मिलता है, उन्होंने कितने अपनी राज्य की सीमाओं को कितना बढ़ाया, वो कितने शौर्यवान थे, पराक्रमी थे, और उनके राज्य में प्रजा यानी आम जन यानी कि आम आदमी, आम नागरिक, प्रजा सुखी। पौराणिक जमाने में भी जाएं तो हम दशरथ जी की रामायण जब हम पढ़ते हैं उसमें भी हम यही पढ़ते हैं, वो राम राज्य था और प्रजा सुखी थी, लेकिन प्रजा के दर्शन कभी केवट में होते हैं या कभी किसी और रूप में। महाभारत 5000 वर्ष हम जाएं तब भी हम पाते हैं प्रजा तो वहां सैनिकों के रूप में हर रात लाश के ढोए के रूप में पड़ी दिखती थी। सुबह होते ही युद्धों से आकाश भर जाता था, अंधा युग उसका गवाह है। तो मैं ये मानती हूं कि प्रजा का इतिहास 200 और 300 BC के बीच पंचतंत्र के माध्यम से जानवरों के और जन को जोड़कर लिखा गया। जानवरों के माध्यम से जन के लिए क्या मूल्य उसकी नई पीढ़ी के लिए होने चाहिए, और जन की स्थिति को भी बयान किया कि एक निर्धन ब्राह्मण जो रोज सीधा किसान पाने के लिए अपनी यजमानों के यहाँ होता था। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं मुझसे? आवाज रुक गई है।
अब आ रही है, नजदीक आता हूँ। सही चल रहा है। अब आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है। अच्छा अच्छा, ये दूरी का चक्कर है। तो हाँ, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। तो बस मैं अपना 5-7 मिनट में खत्म करके मैं देखो म्यूट है ना। हाँ, अब आप आ रही है? आ रही है आवाज? अच्छा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1907 में माधवराव सप्रे की कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य में आती है, टोकरी भर मिट्टी। और उसके पहले की बात विनोद मिश्र बता चुके हैं कि साहित्य क्या था। भले 5000 वर्ष पूर्व महाकाव्य, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाभारत व्यास जी ने लिखा, रामचरितमानस लिखा गया, वाल्मीकि रामायण लिखी गई, भारतीय भाषाओं में भी अलग अलग रूपों में उन्हें लिखा गया। लेकिन जन के इतिहास को पहली बार अगर हिंदी साहित्य में किसी ने लिखा है तो वो है प्रेमचंद। 1936 में जब गोदान आता है और उनकी कहानियों में उसके पहले, चाहे वो सदगति हो, पंच परमेश्वर हो, सवा सेर गेहूं हो, या कजाकी हो, या बूढ़ी काकी हो, या बड़े भाई साहब, 300 कहानियां। और शायद राजे रजवाड़ों के बारे में, ओरछा के ऊपर भी उन्होंने 2-3 कहानियां लिखी हैं, यानी किसी पक्ष को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो गोदान जब आता है 1936 में, तो पहली बार भारतीय साहित्य में दस्तक होती है जन साहित्य की, जन के इतिहास की, और वह जन का इतिहास है गोदान में लिखा गया। और उसी के साथ हम देखते हैं बंगला में 1944 में या 42 में, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, जन का इतिहास की नवजागरण 1822 से वहां जिस तरह से एक आंदोलन के रूप में उभरा था, स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और स्त्रियों के साथ सती प्रथा और वैधव्य को लेकर के राजा राम मोहन राय ने जो सवाल उठाए थे और लड़ाई लड़ी थी कि पति की सांसों के खत्म होते ही स्त्री की सांसें खत्म नहीं हो जाती, उसे जिंदा रहने का अधिकार है। लेकिन इन सब को साहित्य में इनकी पैरवी और लड़ाई लड़ी प्रेमचंद ने। चाहे निर्मला हो, सेवाग्राम हो, स्त्री की यौनिकता के प्रश्न को भी लेकर के, वहां मैं विस्तार से नहीं जाऊंगी। मैं आऊंगी 1915 में गांधी जी जब वापस लौटे हैं अफ्रीका से, तो बिहार के लोग गए हैं, चंपारण के किसानों, आवाज, हाँ, चंपारण, हाँ, चंपारण में नील की खेती जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा जो करवाई जा रही थी, उनके खेतों में जहर उनके पानी से नहीं, उनके पसीने से सिंचवाया जा रहा था। उसका जो अन्याय था वो गांधी जी गए हैं, और गण देवता ने 1942 में जब आया है तो नील की खेती के किसानों का दर्द आया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि साहित्य जन का इतिहास है जो कभी नहीं लिखा गया, और उसे साहित्य लिख रहा हो। वैश्विक पटल पर भी हम देखेंगे, चाहे दस्तावेज़ से लेकर के टॉलस्टॉय से लेकर मेरे प्रिय लेखक हेमिंगवे तक, ओल्ड मैन एंड द सी, जो मनुष्य की अपराजियता को लेकर के आते हैं सामने, तो आप देखिए कि कैसे साहित्य उसको रेखांकित करता है। और उधर 46 में ब्रदर का वो आता है ग्रीक लेखक का, जोरबा द ग्रीक,
निकोस के द्वारा लिखा हुआ, जिसमें कि जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अपनी किताबी दुनिया से एकाएक उसका नायक नरेटर निकल करके वो उस दुनिया को देखना चाहता है जो किताबों में कैद है, और वो चाहता है, और वो मजदूरों से मिलता है, और वो गांव के किसानों से मिलता है। तो जन का इतिहास तो साहित्य ने लिखा, इसलिए प्रेमचंद को हमें पढ़ना चाहिए। जैसे हमारी पूर्वी दिशा ने कहा कि हम उन्हें क्यों पढ़ें, इसलिए पढ़ना चाहिए। हर सदी में अपने इतिहास को जानने के लिए, मनुष्य को अपने समाज को जानने के लिए, अपने समाज में व्याप्त रूढ़ियों को जानने के लिए, अपने समाज में व्याप्त अन्याय को जानने के लिए, अपने समाज में व्याप्त जो कहीं न कहीं छीनने और झपट कर अपने आप को मजबूत करने की पूंजीवादी जो सोच है, उसको जानने के लिए। क्योंकि जो बर्तन गिरवी रख करके जन अपनी दो दिन का खाना अपने बच्चों के लिए जुगाड़ करने के लिए घर के पीतल के धातु के बर्तन गिरवी रखाता था महाजनिक सभ्यता में। तो ये जानने के लिए जानना होगा अपना वह अतीत जो हमने अब तक नहीं जाना है। इसलिए प्रेमचंद को पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसलिए प्रेमचंद बहुत वर्तमान में भी 21वीं सदी में भी बहुत प्रासंगिक इसलिए है कि आज किसान भी किसानी नहीं करना चाहता है, क्योंकि किसानी में जो भारत कृषि प्रधान देश था वो परिभाषा खत्म हो चुकी थी, बहुत पहले ही दम तोड़ चुकी थी। और किसान चाहता था कि उसने जो संघर्ष किया है, उसने जो झेला है, उसने विडंबनाएं प्राकृतिक विपदाओं के साथ जो झेली है, अतिवृष्टि के साथ झेली है, सूखे के साथ झेली, उसका बेटा ना झेले, उसकी संतति ना झेले। वह पढ़ लिख करके कहीं छोटी मोटी नौकरी में जाकर के लग जाए, वह पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, खेत बेच करके वो भ्रष्ट हुई व्यवस्था में कहीं ना कहीं पैसा खिलाकर भी वो करना चाहता है। यानी वो नहीं चाहता है उसका बेटा किसानी की उसकी विरासत को आगे बढ़ाए, और वो बेटा भी नहीं चाहता है जो भी जमीन आती है पैतृक संपत्ति के रूप में वो उसे बेच करके पैसे लेकर शहर की सुविधाओं में ही रहना चाहता है। ये कंज्यूमरिज्म, ये उपभोक्तावाद जो है वो कहीं उसके भीतर आ समाया है। जब तक खांसता हुआ पिता, खांसती हुई बूढ़ी माँ खांसती खांसती गांव की खटोले पे दम न तोड़ दे और गांव वाले उससे खबर कर दें और वो पहुंच के उनका क्रियाकरण न कर दे, तब तक वह अपनी पैतृक संपत्ति के लिए कहीं धैर्य रहता है। ये सारे जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो नई पीढ़ी में है, उनके पिताओं ने ऐसा क्यों सोचा? सोचना चाहिए नई पीढ़ी के डॉक्टर, इंजीनियर जो किसी एक उसके विशेषज्ञ हैं, और अब तो साहित्य में भी विशेषज्ञता होने, संपूर्णता में उस सार्वभौमिकता जो अपने राष्ट्र की है, उसकी जो समस्याएं हैं उनके जड़ में उसको जाने की जरूरत इसीलिए है। इसीलिए उसके लिए प्रेमचंद हमेशा ही कालजयी रहेंगे, क्योंकि वह उसका अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति का इतिहास है, अपनी रूढ़ियों का भी इतिहास है कि किन रूढ़ियों का शिकार होकर उसके पूर्वजों ने दम तोड़ दिया। उसके पूर्वजों को मॉरिशस जाके सफेद सोना उगाने के लिए मजदूरी करनी पड़ी, कोड़े खाने पड़े, भाग भाग करके। तो भागता रहा है, उसका जो उसका अतीत है भागता रहा है। बस मैं यही समाप्त करती हूँ। इसलिए
चाहिए। और प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है। अगर भारत को पढ़ना है तो आपको प्रेमचंद को पढ़ना होगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये भी ख्याल रखने की जरूरत है वर्तमान साहित्यकारों को कि वो किसी तरह के अपने अनुभव, अपने चिंतन और अपने संघर्ष से सोचें और अपने अतीत में संघर्षशील अपने पैतृक जो रहे दादा परदादा जो उनके रहे उनसे सोचते हुए वो ये सोचें कि उनको क्या है सही दृष्टि से, ताकि हमारा समाज एक बेहतर समाज हो सके, सचमुच में सच मायनों में शिक्षित समाज हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय चित्रा दीदी। आपका जो व्याख्यान था वो हमके लिए बहुत केवल प्रेरक रहा। आपने जो बात कही साहित्य का इतिहास होता है, ये कारण है कि हम के रूप में जानते ही नहीं बुनते, और आप इसी श्रृंखला में आगे हैं। आपकी रचनाएं हम लोगों को पढ़ते समय इस तरीके से पढ़ते हैं, और टिप्पणियों को देख रहा हूँ, यहाँ लगातार लोग लिख रहे हैं, उसके एहसास होता है लेखक से आपकी जो है वो कितनी गहराई से जुड़ा है, उसकी रचनाओं से कितना जुड़ा है, उनकी रचनाओं के में खुद को आपकी रचनाओं में तो खैर ये बात हमको मिलती है। यहाँ हमारे मिसिंग लाइब्रेरी में आपका अलिखित अधिखत दिखा सारे, और उसी दिन गया उस फिर से उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। तो ये मेरा सौभाग्य है। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य है कि हमारी पीड़िका हमारे बीच उन्होंने हमारी दीदी उन्होंने लोगों का आग्रह स्वीकार किया, भारतीय राष्ट्रवाद स्वीकार किया और अपने व्याख्यान के को लाभान्वित किया। बहुत देश भर से जो लोग जुड़े हुए हैं, आपसे भी जुड़े हैं, आपको सुनकर के अभिभूत भारत के बाहर के अध्यापक विद्यार्थी उन सबके लिए आज का दिन और यह प्रेमचंद जयंती विशेष मायने रखे कि निश्चित आने वाले समय में जितने हमारे भागी रहे प्रतिभागी उनके मैं पहले आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आभार के लिए मैं डॉक्टर मौलाना कौशिक जी को आमंत्रित करता हूँ से वे पूरे आयोजन के पूरी व्यवस्था में उनकी बहुत भूमिका रही है। तो मौलाना कौशिक से आग्रह है कि ज्ञापन डॉक्टर कौशिक जी। और इससे पहले जरूर कहना चाहूँगा पुनः भारतीय राष्ट्रवाद की महामहिम राजनीति कपूर जैसे आभारी डॉक्टर कौशिक। धन्यवाद। बहुत ही भावुक क्षण है। प्रेमचंद की कहानियां और समझ साहित्य हम सभी के साथ माँ की थपकियों, पिता की झिड़की, भाई बहन का स्नेह और दोस्तों के प्यार के रूप में रहा है। हमने जिया है उनकी कहानियों को, उनके पात्रों को। ज्योति जी ने कहा था कि प्रेमचंद संवेदनाओं के तारों को जोड़ देते। तो आज भारतीय दूतावास, भारत विद्या विभाग और देवम प्रतिष्ठान ने एक वेब जाल बुना और उसमें अनेक देशों, संस्कृतियों और भाषाओं से जुड़े हुए विद्वानों को एक साथ जोड़कर प्रेमचंद जयंती की इस शाम को अविस्मरणीय बना दिया। सभी विद्वानों को, सभी आदरणीय विद्वानों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके नाम लूं, इतना समय हमारे पास है। प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण जी, प्रोफेसर नवीन लोहानी जी, प्रोफेसर सुधांशु जी, आदरणीय प्रोफेसर मिश्रा जी, डॉक्टर पुनिया, डॉक्टर दिव्यराज जी और हमारी प्रोफेसर कुमुद जी, प्रोफेसर ब्रतोएवा जी, डॉक्टर वानिया और
हम सब में सबसे छोटी डॉक्टर ज्योति। तो आप सभी विद्वानों का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजदूत महोदय पूजा कपूर जी के समर्थन, सहयोग और गरिमामयी उपस्थिति के साथ साथ सार्थक व्यक्तित्व के लिए पुनः धन्यवाद। साहित्य जनता का इतिहास है, चित्रा जी आपने ये कहा, और इसलिए प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए। प्रेमचंद जी ने बल्गारिया के एक महान क्रांतिकारी रकोव्स्की का वर्णन किया है कर्मभूमि में। तो और आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम का जो एक तरीका होता है कि हम दीप प्रज्वलन करें या सरस्वती पूजन करें, भारत में भी और हम बल्गारिया में भी यही करते हैं इस तरह के कार्य। लेकिन आज जब साक्षात सरस्वती हमारे सम्मुख उपस्थित हो तो मैं सिर्फ उन्हें नमन ही कर सकती हूँ। चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हम लोग बहुत आभारी हैं। और ये मैं मिलेना जी और वान्या जी के मैं क्या कहूँ, मेरा गला रूंध रहा है कि आपसे बात कर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अभिवादन। और अंत में देखिए ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन का पहाड़ उठा लिया। तो वो जो छोटी उंगली के लिए बहुत बड़े एक संचालक की, एक संयोजक की आवश्यकता होती। तो आज हमारे आनंद वर्धन शर्मा जी जिनका बल्गारिया घर है, हम उनके निमंत्रण पर यहाँ से एकत्रित हुए हैं। तो उनको अब मैं क्या धन्यवाद कहूँ। वो हमारे हैं और बल्गारिया में बल्गारिया उनका घर है, मैं बस यही बात कह सकती हूँ। तो उनके समस्त प्रयासों को सादर नमन। और देवम टीम की ओर से स्टेला सोइकोवा, मालविका, योर्गिता, अनुपम, इन सभी को सादर धन्यवाद। सभी विद्वानों को पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ, भारतीय दूतावास को भी। और आनंद जी से मैं कहूंगी कि एक बार आए यहाँ स्क्रीन पर और अंत आप ही करेंगे यहाँ इस कार्यक्रम का, जिसमें हमारा मन नहीं है कि ये समाप्त हो। और चित्रा जी आपको तो सुनने का मन लगातार कर रहा था। तो आनंद जी आइए। मैं स्क्रीन पर मेरी तस्वीर नहीं आ रही है क्या स्क्रीन पर? मैं तो आ रही है सर, आ रही है। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मनोज लोग और दूतावास के तमाम कर्मी, जो परिवार जो लोग होते हैं, जो दिखते नहीं, मैं चाहूंगा जी। तो आज का हमारा कार्यक्रम मुझे स्टेला जी के प्रति जो पूरे समय तकनीकी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रही थी, स्टेला जी को भी मुख्य रूप से बहुत आभार और धन्यवाद। और आदरणीय चित्रादी प्रणाम, सभी हमारे लिए हैं, सबको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम इसी कार्यक्रम की आशा पुनः बहुत बहुत आभार आनंद जी और नमस्कार। बहुत अच्छा आयोजन रहा, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम मिलेना, मैडम मोना, आनंद जी और जी महासिंह, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और बहुत बधाई। धन्यवाद सभी साथी जो देश विदेश से हमारे साथ जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर महासिंह जी, डॉक्टर आनंद वर्धन जी, इस सफल आयोजन के लिए बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। आनंद उषा को मेरा बहुत प्यार देना, बहुत प्यार देना उस बच्ची को मेरा। दीदी प्रणाम। वो लगातार देख रही हैं, आप जुड़ी हुई हैं। दीदी प्रणाम।
खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा। हम तुमको बहुत नहीं अच्छा देख लगा पाए। आज आप सब लोगों को सुन करके, बहुत मजा आया। दीदी मैं भी सुन रहा हूँ आपको, खूब खूब बढ़िया लग रहा है। आपको बहुत दिनों बाद देखा, अखिलेश। अच्छा, अखिलेश दुबे जी। हाँ, दीदी को सुन रहा था मैं। उषा मैम को ज्योति का भी नमस्ते। अच्छा ज्योति बहुत अच्छा बोली। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ये तो आनंद का ये आग्रह है, ये बच्चा जो है ना, और उन्होंने 2 बार हम क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें, और उनको पढ़ना जरूरी किस लिए है, विश्व को ही भी और अपने देश में भी। पढ़ते नहीं है हम, सोशल मीडिया में भी अपने अपनी दल बना करके खड़े हुए हैं पूरा। ठीक है उषा, बहुत प्यार तुम्हें व्हाट्सएप करती। ओके मेरी बच्ची। मेरा एक सुझाव था कि जब ओथेलो को नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, सिर्फ फिल्म बनती है, तो क्यों प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यासों को इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया जाता? तो इस पर सोचा जाए और इस पर कार्य किया जाए। जी मोना मैम को भी धन्यवाद और नमस्ते। धन्यवाद सबको। मोना जी को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी आपको बधाई, मोना मैम आपको बधाई, आनंद सर को, आनंद शर्मा सर को बधाई, मोना मैम को, मेलिना जी को, सबको, और दूतावास को बधाई। और सफल आयोजन के लिए ढेर सारी बधाई। वान्या जी को बधाई, मेलिना जी को धन्यवाद, धन्यवाद। मेलिना मैम को भी नमस्कार, वान्या जी को नमस्कार, क्रोएशिया से। नमस्कार प्रिय सहेली। धन्यवाद जी। देखिए मोना मैम को विशेष रूप से धन्यवाद, वान्या मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद, आपको मैम आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इस सफल आयोजन के लिए। आप लोगों ने को भी बहुत धन्यवाद, कड़ी जोड़ी और एक इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन करना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से। फिर कमरी हाँ ना, जल्दी बुला रहे हैं आपको, वान्या मैम को आपको जल्दी बुला रहे हैं हम कुरुक्षेत्र। अच्छा सभी को नमस्कार, स्वस्थ रखिए। हाँ जी नमस्कार नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आज का दिन वास्तव में बहुत सफल दिन कहा गया कि आज हमने एक बार फिर से जो है प्रेमचंद के साहित्य के माध्यम से पूरे भारत के दर्शन कर लिए, और इसका श्रेय जो बुल्गारिया में बैठी हुई पूरी टीम को जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ बलवीर भाई नमस्कार, कैसे सब ठीक है? बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई, आपको और जो बुल्गारिया की टीम को विशेष रूप से बधाई जी, और टीम को, सारी टीम को सर, आनंदवर्धन जी को, हाँ सबको फॉर्म सर है जी, फीडबैक फॉर्म सर, फीडबैक फॉर्म वो बता देंगे जैसा भी होगा। हाँ जी सर, बता देंगे आपको फीडबैक। जी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है मोना मैम, नमस्कारम। अच्छा सर, कल्पना जी को बोलिएगा। हाँ मिलेना मैम, आपका हृदय से आभार, हृदय से वान्या मैम को भी सादर नमन, आनंद सर को और सभी को बहुत बहुत बधाई इस सफल आयोजन के लिए, और आगे फिर किसी न किसी कार्यक्रम में मिलकर के एक बार फिर साहित्य गोष्ठी आयोजित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आपको भी बधाई मैम, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये समाप्त करती हूँ। एंड
Защото бяха, нали, две отворени прозорци. Да.